नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कोच गांव कन्वर्सेशन। बिहार में सियासी पारा काफी ऊपर जा चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं के साथ बैठक करने में व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी मीडिया के सामने खुलकर यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। सभी बहुत ही सहज सहज कर चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि अभी तक कल से आज तक बिहार में सियासी घटनाक्रम कहां कहां मोड़ लेता हुआ नजर आया, और आगे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या संभावना है कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम किस ओर जाएगा। हम संभावना की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य तो कोई दिखा नहीं और हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। जी हाँ, तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि नीतीश कुमार आज दोपहर बाद बैठक करेंगे अपने नेताओं के साथ। उसके बाद वो पत्ते खोल सकते हैं कि आखिर उनका अगला मूव क्या होगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि 3 से 4 परिस्थितियां ऐसी बन रही है जो कि आगे के रास्ते को तय करेगी। पहली परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का एक पार्ट बन जाए। दूसरी परिस्थिति यह बन रही है, अगर यह वर्कआउट नहीं होता है तो नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं और विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं, या विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी एक पेच है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया जा सकता है, और कैबिनेट में राजद के भी तमाम मंत्री मौजूद हैं, तो वो कभी भी इस विधानसभा को भंग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, या उसकी सिक्योरिटी उनकी तरफ से नहीं होगी। अल्टीमेट ये फैसला मुख्यमंत्री का होता है, तो वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है या नहीं। तीसरा, या कोई नीतीश कुमार नया ही सरप्राइज लेकर बैठे हुए हैं जो आज दोपहर बाद वो बताएंगे। चौथा, हालांकि वो थोड़ा सा असंभव दिखता है तब तक जब तक कि कोई भी बड़ी पार्टी टूटकर राजद में ना चली जाए, क्योंकि राजद का खेमा यह भी कोशिश कर रहा है कि वह 122 का जादुई आंकड़ा छू ले। अभी राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन है। उनके पास 79 विधानसभाओं की सीट है, 79 विधायक है। उनके सहयोगी दल कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीआई, इन सबको मिलाकर उनके पास फिर भी 114 सीटें ही जमा होती है। अगर 4 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे वो लेते हैं, फिर भी उनके पास 4 सीटों की कमी हमेशा रहेगी, और उसमें भी एक निर्दलीय है, एक और कोई पार्टी के हैं, तो मिलाकर उनके पास 2 से 3 सीटों की कमी हमेशा दिखते हुए नजर आ रही है, जो कि संभव है या तो वो जदयू से लें या बीजेपी से लें। तो ये 122 का आंकड़ा छूना राजद के लिए उतनी आसान बात नहीं है, ये टेढ़ी खीर है। अब यहां इसमें अगर राजद कोशिश कर रहा है तो किस एंगल से सोच रहा है, ये देखने वाली बात होगी। जी, दूसरी बात, कल ये सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब लालू यादव की बेटी अर्चना रोहिणी आचार्य ने सॉरी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री पे निशाना साधते हुए, उनके परिवार पे निशाना साधते हुए ट्वीट किया। इससे पहले नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में परिवारवाद पे हमला बोलते हुए बिना किसी नाम पर, अब वो राहुल गांधी के लिए भी हमला हो सकता है, वो राजद के लिए भी हमला हो सकता है, या वो उन सभी नेताओं और पार्टियों के लिए हमला हो सकता है जिन्होंने अपने परिवार को ही राजनीति में पोषित किया। हालांकि उनका यह हमला राजद को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार को आगे राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, और मैं भी उनका ही शिष्य हूं। मैं भी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। ये बात राजद के नेताओं को खटक गई, और वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उनके इन ट्वीट से ही नीतीश कुमार खासे नाराज बताए गए, और उन्होंने इसकी जानकारी भी मांगी, और यहीं से सारा घटनाक्रम मोड़ लेता हुआ शुरू हो गया। इसके बाद ही सम्राट चौधरी अश्विनी चौबे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसी फ्लाइट में केसी त्यागी भी मौजूद थे। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे तो वहां तारकिशोर सिंह और रेणु देवी भी, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले सरकार में, उन लोगों का भी अमित शाह के घर पे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में विनोद तावड़े, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का 27 जनवरी को केरल का दौरा है। इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने वह दौरा भी रद्द कर दिया।
काफी दौरा रद्द हो रहे हैं। वहां जेपी नड्डा ने दौरा रद्द किया, यहाँ राज्यपाल ने दौरा रद्द किया, यहाँ डिप्टी स्पीकर ने दौरा रद्द किया। तो सभी अभी स्टैंड बाय पे हैं, अपना आगे का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। और वो इस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राजनीतिक ऊंट यह किस करवट लेगा। बिहार की राजनीति बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले 1.5 दशक में देखा कि नीतीश कुमार तो बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो अपने धुरविरोधी दल राजद के साथ रहे, कभी अपने नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ रहे। मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन उनके साथ जो साथी गठबंधन पार्टियां होती हैं वो बदलते रहते हैं। और एक बार फिर से क्या वही मोड़ आ गया है? क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या जिस तरह से राजद में है राजद में ही रहे? लेकिन राजद में रहने आखिर ये सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से क्यों हुआ? सरकार चल रही थी, राजद और जदयू का गठबंधन था, 122 सीटों की दरकार होती है। इन दोनों और घटक दलों को मिलाकर कुल 159 सीट है। सरकार बहुत अच्छे से मजबूती से रह सकती है, क्योंकि उनके पास सीटों का आंकड़ा बहुत ऊपर का है। 79 सीट राजद के हो गए, 40 से अधिक सीट जदयू के हो गए, उनके पास जादुई आंकड़ा से भी काफी ऊपर का आंकड़ा है। फिर ये समस्या क्यों स्टार्ट हुई? ये समस्या इसीलिए स्टार्ट हुई क्योंकि लालू यादव या राजद के अन्य सीनियर नेता या कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि खरमास के बाद, मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार त्यागपत्र देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसा उन्होंने भी कई बार सभाओं में ये कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और वो होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा था, जिससे राजद के अंदर, राजद के नेताओं के अंदर, राजद के कार्यकर्ताओं के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। समय कम था, 2-3 महीने बाद विधान लोकसभा चुनाव है, उसके 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। और राजद अपने बूते बिहार की जनता को कुछ सौगात देना चाहते थे, जिससे कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके। नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरा और इसीलिए शायद ये सारा घटना चक्र स्टार्ट हुआ। अभी की हम बात करते हैं, अभी विधानसभा में सीटों की स्थिति क्या है जी। तो मैं उसके लिए बता दूं कि अभी विधानसभा का जो गणित है उसमें राजद के पास 79 सीट है, बीजेपी के पास, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उनके पास 78 सीट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जदयू के पास अभी 45 सीट है और कांग्रेस के पास 19 सीट है। वामपंथी दलों को मिला ले तो उनके पास 16 सीट है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी के पास 4 सीट है और AIMIM ओवैसी जी की पार्टी के भी 1 सीट है और 1 निर्दलीय है। तो जब हम बात कर रहे थे कि राजद 122 का जादुई आंकड़ा कैसे छुएगी जी, तो उनका 122 का जादुई आंकड़ा छूने का जो मनोबल है वो इसीलिए है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास 79 सीट है। उसके बाद कांग्रेस है जिनके पास 19 सीट है, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 98 जी। उसके बाद वामपंथी दलों के 16 विधायक हैं। अगर चूंकि ये अलायंस में अभी भी हैं, इंडिया गठबंधन के भी ये साथी हैं, तो ये मिलाकर 114 सीटों का आंकड़ा हो जाता है। बिहार में सरकार बनाने के लिए चाहिए 122, इनके पास मौजूदा स्थिति में है 114। 8 सीटों की और दरकार है, जिसके बाद राजद अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अब वो 8 सीटें कहां से आएंगी अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये टेंशन है कि जीतन राम मांझी राजद के साथ जा सकते हैं। इसीलिए कल रात, देर रात, उन्होंने अपने खास नित्यानंद राय को फील्डिंग लगानी शुरू कर दी और उन्होंने जीतन राम मांझी से कल रात मुलाकात की और उन्होंने शायद एश्योरेंस किया होगा कि हमारी ऐसी बात चल रही है, हो सकता है हम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बने। आपके कुछ पहले भी रिश्ते अच्छे थे, बीच में कुछ खटास आई, तो वो एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे थे जीतन राम मांझी को, क्योंकि उनके पास 4 सीट है जो कि निर्णायक हो सकती है। अगर वो राजद में जाते हैं तो राजद का जो सीटों का गणित है वो 118 पहुंच सकता है और राजद को उस समय केवल 4 सीटों की दरकार होगी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, एक परिस्थिति हम यह भी मानते हैं कि अगर राजद
के साथ जीतन राम मांझी आ जाते हैं तो उनके पास 118 सीटें हो जाएगी। फिर भी राजद को 4 सीटों की दरकार होगी। वो 4 सीट कहां से आएगी? वो 4 सीट के लिए हम ये मानते हैं कि चलिए AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका 1 सीट, अगर वो भी राजद के साथ आ जाते हैं तो इनके पास हो जाएगी 119। और एक निर्दलीय है, निर्दलीय तो आ ही सकते हैं, तो इनके पास हो जाएगा 120 सीट। सरकार बनाने के लिए तब भी चाहिए 122। अब 2 विधायक राजद कहां से लाएंगे जादुई आंकड़ा छूने का, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये 2 विधायक किसी और पार्टी से नहीं आ सकता, क्योंकि उन पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। आना होगा तो 2/3 से ज्यादा आने चाहिए, तभी सरकार बन सकती है और तभी दल बदल कानून उन पे लागू नहीं होता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा पहले उत्तराखंड में हो चुका है। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश और ये सारा कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार के अगले मूव पर। तो ये समझना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, और वो उन्होंने ऐसा सूत्रों की माने तो आज दोपहर के बाद वो फैसला ले सकते हैं और उसकी जानकारी सभी को देंगे कि आखिर उनका बड़ा फैसला क्या है। लेकिन राजनीति हो रही है बिहार की, लेकिन ये संदेश बहुत बड़ा है और ये संदेश जा रहा है इंडिया गठबंधन को। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, इंडिया गठबंधन के जिनको कन्वीनर बनाने की बात हो रही थी, जिनका ये पूरा आइडिया था कि हम एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो कि बीजेपी को सीधे टक्कर लोकसभा चुनाव में दे, और उनका शुरुआत, और इन सबको, सभी दलों को, देश भर के सभी दलों को जो बीजेपी के विरुद्ध राजनीति करती है, जो बीजेपी के विचारधारा से सहमत रह के राजनीति नहीं करती, उन सारे दलों को जोड़ने का काम शुरू किया था नीतीश कुमार ने। चूंकि सेंटर में सबसे, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी संख्या कांग्रेस के पास है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने इसमें आगे लीड लिया। कई दौर की बैठकें चली, पटना में बैठक हुई, हिमाचल में बैठक हुई, कर्नाटका में बैठक हुई, महाराष्ट्र में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन अभी तक इसका जो स्वरूप होता है, सीट शेयरिंग की बात, किस राज्य से कौन लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, उन सभी की बात फाइनल नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार कई बार मुखर भी रहे। उन्होंने इस पे सवाल भी उठाए कि आखिर इंडिया गठबंधन में सब कुछ सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं सीटों की शेयरिंग हो रही है, चुनाव नजदीक है, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब जब सूत्रधार ही, ये पूरा इंडिया ब्लॉक के जो कन्वीनर बनाए जाने वाले थे नीतीश कुमार, अगर अब वही इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो इंडिया गठबंधन का आने वाले चुनाव में क्या स्वरूप होगा। और अगर ऐसा होता है तो यह राहुल गांधी सहित कांग्रेस के लिए बहुत ही सरदर्द साबित होगा। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी जो पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे, तारकिशोर सिंह, रेणु देवी, विनोद तावड़े की मीटिंग हुई। उसके बाद पटना में नित्यानंद राय जीतन राम मांझी से मिले, उन्होंने चिराग पासवान से बात की। अमित शाह ने देर रात तकरीबन 12 बजे चिराग पासवान से बात की, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया। हालांकि अभी बिहार विधानसभा में लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो गठबंधन के एक सहयोगी हैं और वो नीतीश कुमार के मुखर विरोधी रहे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना इस बात का कहीं ना कहीं गवाह देता है कि शायद नीतीश कुमार की बातचीत पिछले दरवाजे से बीजेपी के साथ चल रही है और वो शायद एनडीए का एक हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ आज कल रात बात हुई और आज चिराग पासवान अमित शाह से मिलेंगे भी, वो भी अपनी बात रखेंगे कि आखिर उनका राजनीतिक वजूद बिहार में किस तरह से बचेगा। चूंकि वो नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे हैं, काफी मुखर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपना राम बताकर अपने आप को हनुमान बताते हैं, और बिहार में वो नीतीश कुमार की हर एक जगह मुखालफत करते हैं। तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको सीट शेयरिंग में क्या मिलेगा, जीतन राम मांझी को सीट शेयरिंग में क्या मिलेगा,
क्योंकि देखिए अभी जो लोकसभा सीटों का है उसमें 16 से 17 सांसद जदयू का है, और कहीं ना कहीं ये भी पेच एक अड़ रहा था, और इसीलिए नीतीश कुमार राजद से हटकर भी जा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। नीति एक ये चीज और समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार का राजद से मुंह भंग क्यों हुआ इतने जल्दी। तो आपको बता दूं कि जदयू में भी दो ब्लॉक काम करते हैं। एक ब्लॉक जो कि राजद के समर्थक हैं, या सॉफ्ट राजद के तरह उनका सॉफ्ट थॉट है। दूसरे ऐसे हैं जो अपने आप को जदयू का बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस मानते हैं। उसमें विजेंद्र चौधरी हैं जो कि बीजेपी को जेडीयू का नेचुरल अलायंस मानते हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जिसमें ललन सिंह थे जो कि, और विजेंद्र यादव हैं जो कि आपको ये चाहते थे कि नीतीश का लालू के साथ ही पैचअप रहे, या इस तरह से जदयू मर्ज भी हो जाए। उसी पे एक्शन लेते हुए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। तो उससे यह तो साबित हो जाता है कि नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहते कि वो राजद के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहे। तो ये सारे घटनाक्रम चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में यह अस्थिरता बिहार के विकास के लिए अवरुद्ध हो रही है, बिहार के विकास के रास्तों को अवरुद्ध बना रही है। अभी जहां अन्य राज्य नित नए ऊंचाइयों पे इन्वेस्टर सबमिट कर रहा है, अपने यहाँ इंडस्ट्रियों को बुला रहा है, नए उद्योग लगा रहा है, नए उपक्रम लगा रहे हैं, वहीं बिहार के सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे राजनीतिक नेता इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किससे किसकी सरकार बने, कौन सत्ता की मलाई काटे, कैसे लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें ज्यादा आनी चाहिए, कैसे विधानसभा में उनकी सीटें ज्यादा आना चाहिए। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार आखिर कैसे विकसित होगा। बिहार जो बीमारू राज्य बताया जाता है, बिहार की जनता जो देश विदेश में हर एक जगह जाके अपना परचम लहरा रही है, वो बिहार आखिर बीमारू राज्य क्यों है? किसी भी नेता को यह चिंता नहीं हो रही है। कोई भी नेता इसकी चिंता करना भी नहीं चाहता। उन्हें बस इससे मतलब है कि उनके सरकार बने, वो सत्ता की मलाई चाटे, और जनता अपने अपने जो उनका अपना किस्मत है, अपना भाग्य है, उसके अनुसार वो चलते रहें। तो अब देखते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति कहाँ जाएगी। मुझे तो ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि ये नीतीश कुमार एनडीए का एक पार्ट बनेंगे, लेकिन उसमें भी पेच है, क्योंकि कल रात जब सम्राट चौधरी की मीटिंग अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई, उसके बाद उनका सुबह में एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने नीतीश कुमार को विश्वास पात्र नहीं बताया, और उनके जवाब से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो नीतीश कुमार के समर्थक नहीं माने जा रहे हैं, या वो अगर इस तरह का कुछ फैसला हो रहा है तो उसमें उनकी उतनी सहमति नहीं है। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ मिलती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हो सकता है बीजेपी से कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बने। तो उस तरह से क्या जदयू से कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा? क्या ये बड़े भाई और छोटे भाई का फिर से मिलन होने के बाद, आज तक जब तक बीजेपी और जदयू का सरकार बिहार में रहा, तब तब जदयू के मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रहे। यह कहानी अब उल्टी होगी। क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा और जदयू का कोई उप मुख्यमंत्री होगा, या फिर विधानसभा भंग करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाएंगे? क्या होगा राजद का भविष्य? क्या होगा नीतीश का भविष्य? क्या होगा बिहारियों का भविष्य? जी हाँ, क्योंकि जब तक सरकार इस कमिटमेंट के साथ, एक अस्थिर सरकार इस कमिटमेंट के साथ कि बिहार को कैसे डेवलप किया जाए, ये कमिटमेंट नहीं दिखाएगी, इस कमिटमेंट के साथ अगर कोई सरकार नहीं बनती है, तब तक बिहार बीमारू राज्य ही रहेगा। चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या कोई करिश्माई मुख्यमंत्री आए, अस्थिर सरकार बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं फिर एक बार आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।